अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने डाले हैं उनको आप कंटिन्यू कर लीजिए, और कंटिन्यू करने के बाद ये टॉपिक आपका उसके साथ लिंक होगा। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए हम आज इंट्रोड्यूस करते हैं एक सिस्टम जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ने से पहले हम आपको मेमोराइज करा दें, जो पीछे आप पढ़ चुके हो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे चैनल पर, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए हमारे चैनल पर जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर वीडियो डाले हुए हैं उनके साथ आप लिंक बनाइए, और लिंक बनाने के बाद फिर आपका ये टॉपिक कंटिन्यूटी में आएगा और आपको रियल एडवांटेज होगा। तो देखिए भाई, इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं इस चैनल पे आप दोबारा उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग कहीं भी अगर चार्ज है तो इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं भी अगर चार्ज है तो इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप पॉजिटिव नेचर का चार्ज पुट करते हो, ये इस फील्ड के अंदर मूव करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ओके, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आप पिछले वीडियोस में आप देखिए। अब जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट होता है, इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करता है। जब ये फोर्स अप्लाई करता है, आप 11 पास आउट हैं तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स एक्सर्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो फोर्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि उसको मूव करा सकता है, तो ऑलरेडी मोशन में है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी को वेरी करा सकता है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो चार्ज पार्टिकल को मोशन प्रोवाइड कर सकता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर सकता है, चार्ज पार्टिकल को डीएक्सीलरेट कर सकता है, मींस स्पीड कम और ज्यादा कर सकता है, एज वेल एज चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन भी बदल सकता है। क्लियर? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से इन चीजों को आपने रोकना है। दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स अप्लाई करता है। इस फोर्स के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये चार्ज पार्टिकल को मोशन प्रोवाइड करा सकता है, और चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो इसकी स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी वेरी करा सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। क्लियर? अब आप देखें, ध्यान से इन चीजों को आपने रोक के रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से आप देखिए अपना मीनिंग खुद क्लियर कर रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? अगर दो इक्वल अपोजिट चार्जेस को आप स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करते हो, जो सिस्टम फॉर्म होता है, इस सिस्टम को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल। When two equal and opposite charges are separated at the small distance apart, then the system so formed is called electric dipole। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। यह डायग्राम पर आप देखिए, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। इन दोनों का सेपरेशन 12। अब 12 हो सकता है, 2a हो सकता है। हमने आपको स्टेटमेंट दिया कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आप स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करते हो तो ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। अब स्मॉल डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट किया है 12 से या 2a से। अब डिस्टेंस स्मॉल है तो हम इसको 12 क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक मीनिंग नहीं है। जब आप आगे जाके इस डायपोल की हाफ लेंथ यूज करोगे तो फॉर इजी कैलकुलेशंस जब आप इसको यूज करोगे l, आपका अंदर के स्टेप इजी हो जाएंगे किसी भी नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर। बट अगर आप इसकी लेंथ को l कंसीडर करते हो तो उस कंडीशन में जब डायपोल लेंथ हाफ यूज करोगे तो l/2 आएगा। कैलकुलेशन जबरदस्ती में उलझेगी, इसलिए डायपोल लेंथ को कंसीडर किया गया ट्वाइस l से, बट ये 2l स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। डायपोल की सुपीरियरिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी जब ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड हाई हो जाएगा, और डिस्टेंस जितनी ज्यादा शॉर्ट होगी डायपोल उतना ही सुपीरियर होता है, जिसको आप आइडियल वर्ड कहते हो। अगर आपसे पूछे कि आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल अगर बनाना है तो इसका मतलब चार्जेस की मैग्नीट्यूड बहुत हाई होनी चाहिए और डायपोल की लेंथ बहुत स्मॉल होनी चाहिए। ओके, तो इस सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हो, किसी चार्ज को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हो, मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ क्या बिहेवियर करता है, इससे पहले वाली लाइंस में मैं आपको बता चुका। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल को ले जाते हो तो
ये इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। उससे पहले आप दो वर्ड्स का मीनिंग क्लियर करिए, और ये दो वर्ड्स हैं मोमेंट, मोमेंट एंड मूवमेंट। मोमेंट एंड मूवमेंट, ये दो वर्ड लिखे मैंने, MOMENT मूवमेंट एंड MOVEMENT मूवमेंट। हम आपके सामने इस समय मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फोर्स अप्लाई करेगा। जब फोर्स अप्लाई करेगा इन दिस कंडीशन, ये चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा, MOVEMENT मूवमेंट करेगा। अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हो तो उस कंडीशन में ये मोमेंट करेगा, ये मोमेंट करता है। अब मोमेंट और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है भाई? इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स पढ़ रहे हो, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मूवमेंट का मतलब आप टहल रहे हो, आपकी पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, तो आप मूवमेंट में कहलाओगे। बट अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं उसी के अंदर किसी पॉइंट पर, उसके बाद इस पर फोर्स अप्लाई करते हो, ये फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। और जब ये ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन लेता है इन दिस कंडीशन, इसका मोशन मोमेंट कहलाएगा। अभी क्या कहलाएगा? मोमेंट कहलाएगा। और इसमें जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये पेन इस समय मेरे हाथ में है, अब ये इस समय कहीं भी किसी भी जगह अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ये कर रहा है मूवमेंट। बट अगर इसको आप फिक्स कर देते हो एंड आफ्टर दैट इसको फोर्स अप्लाई करते हो, और इसके बाद देन इसके अबाउट सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। क्लियर? ये रोटेशनल मोशन कहलाएगी। इस रोटेशनल मोशन में अब वर्ड इन्वॉल्व होगा मोमेंट, और जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स क्या कहलाएगा? ये फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो जब फोर्स टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और जब ऑब्जेक्ट इस टर्निंग इफेक्ट से रोटेशनल मोशन फॉलो करता है तो उस कंडीशन में वर्ड इन्वॉल्व होता है मोमेंट, MOMENT। क्लियर? तो अब अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा इन दिस कंडीशन, ये मोमेंट करेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा। मींस ये शिफ्ट नहीं होगा, ये अपनी जगह रोटेशन लेगा। अब ये अपनी जगह रोटेशन लेगा तो इसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड मोमेंट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स आएगा वो मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मूवमेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चों? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ आपको टॉपिक्स में आगे बढ़ना है। एंड आफ्टर दैट सीबीएसई का पेपर आपको स्पेशली इन फिजिक्स समझ में आएगा। अगर आप सीधे सीधे मैथमेटिकल अप्रोच के साथ फिजिक्स को पढ़ोगे, फार्मूला, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, तो ये फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में आपको रिसर्च लेवल के अकॉर्डिंग आगे जाना है, हर टॉपिक्स को रिसर्च लेवल से सोचना है। क्लियर? एंड आफ्टर दैट फिर आप फिजिक्स में परफेक्ट हो पाएंगे। फिजिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन होती है फिजिक्स में, बट फिजिक्स को मैथमेटिक्स की तरह पढ़ते हो, ये गड़बड़ है। ओके बच्चों? तो अब मैंने आपको बताया कि ये डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो मोमेंट करेगा। जब मोमेंट करेगा तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट क्रिएट हुआ जिसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक? टू द पॉइंट, अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? द सिस्टम फॉर्म्ड बाय two equal and opposite charges separated at a small distance apart is called electric dipole. अब उसके बाद नेक्स्ट नाम आया डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट क्यों क्रिएट हुआ मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की स्टेटमेंट मैंने आपसे बोली। अब डायपोल मोमेंट क्यों आया वो मैं इससे पहले कॉन्सेप्ट आपको बता चुका। इसको आप लिखेंगे P is equal to Q into 2L. Either charge and distance between the charges is called electric dipole moment. अब यहां पर आप देखिए चार्ज एज वेल एज लेंथ आपने स्केलर फॉर्म में लिखी है, बट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। वेक्टर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि स्केलर क्वांटिटी आएगी, बट
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी अगर वेक्टर फॉर्म लिखते हो, वेक्टर p q इनटू 12 वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कन्वर्ट होती है इसकी लेंथ। उस कंडीशन में डायपोल मोमेंट आता है p q इनटू 12। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट आप सामने देखिए, ये चार्ज कूलम में होगा, डिस्टेंस मीटर में होगा, तो इसकी यूनिट होगी कूलम इनटू मीटर। ऐसा यूनिट आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कूलम मीटर क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होता है डायपोल के ऊपर। जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं बिल्कुल बेसिक फॉर्म में, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का स्टेटमेंट, डायपोल मोमेंट की यूनिट, डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, क्लियर बच्चों। तो अब अगर आप इस लाइन पर दो चार्ज रख के इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये रोटेशन लेता है। अब रोटेशन लेता है तो उस कंडीशन में रोटेशन के लिए रिक्वायरमेंट है मोमेंट ऑफ फोर्स की, रोटेशन के लिए रिक्वायरमेंट है मोमेंट ऑफ फोर्स की। इस मोमेंट ऑफ फोर्स को आप 11वीं क्लास में दूसरा नाम टॉर्क भी देते हो, क्लियर। तो अब डायपोल मोमेंट आ चुका है एंड आफ्टर दैट अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, इस पर कितना टॉर्क क्रिएट होता है ये आपको पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और द मोमेंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों वर्ड इन्वॉल्व हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक हम आपको अपने इससे पहले वाले वीडियोस में डाल चुके हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर पॉइंट पर डिफरेंट होती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सोर्स चार्ज है उस सोर्स चार्ज से पोजीशन चेंज करते हो, इन दिस कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेरी करती है। बट पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी सेम होती है तो इस फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर पूरे फील्ड के अंदर हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, इन दिस कंडीशन इस फील्ड को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये कैसे रिप्रेजेंट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके सामने है। तो अब आप देखिए, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस कंडीशन, आप यूज करेंगे स्ट्रेट लाइंस हैविंग इक्वल गैप। स्ट्रेट लाइंस हैविंग इक्वल गैप, ये देखिए स्ट्रेट लाइंस, इन स्ट्रेट लाइंस के बीच में इक्वल गैप है। अगर स्ट्रेट लाइंस हैं और उनके बीच में इक्वल गैप है तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सीबीएसई बोर्ड आपसे क्वेश्चन करता है ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस कंडीशन में आप फील्ड ड्रॉ करोगे, इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे और इनके बीच में गैप इक्वल होगा, ये फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब हमारा टॉपिक है दैट इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। तो अब आप देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम पुट करते हैं इस फील्ड के अंदर किसी भी एंगल पर, क्लियर। इसके अंदर दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव -q और दूसरा +q। अब 12th का बच्चा इसको पहली बार पढ़ रहा है, तो 12th का बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है, अब मैं आपको बता दूं, आप कॉन्सेप्ट को बड़े सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। जब भी आप डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करें तो उस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा और पॉजिटिव चार्ज आपके राइट हैंड साइड पे आएगा। अब कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, कभी लेफ्ट पर कभी राइट पर पुट कर रहे हो, भटक जाओगे। एक सीक्वेंस मेंटेन कर लीजिए। उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल जब आप पुट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिस डायरेक्शन में भी आप बैठे हैं, नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड, ये लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। आप अपनी सिमेट्री बना लीजिए, उसको दिमाग में फिट रखिए। और जब फिजिक्स में पढ़ने बैठे, क्वेश्चन करने बैठे, एग्जाम में बैठे, बिल्कुल अलर्ट मोड में होते हैं, तब जाके फिजिक्स आपकी हो पाती है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अब आप देखिए, आप जहां भी बैठे हैं इस वीडियो को देख रहे होंगे, नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे दिखाई दे रहा होगा आपको और पॉजिटिव चार्ज राइट पे दिखाई दे रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल आता है उस पर फोर्स क्रिएट होता है, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा इससे पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ढंग से आप देख लीजिए, बट यहां मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी फील्ड की होती है E इज इक्वल टू
F/q या फिर F/q0, बट Q0 की जगह कोई दूसरा चार्ज है, फार्मूला आएगा E इज इक्वल टू F/q, और यहाँ पर अगर आप F निकालते हो तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, q। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E है, अगर आप पॉइंट चार्ज Q पुट करते हो, उस पर जो फोर्स क्रिएट होगा उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू q। ओके, तो अब आप देखें यहाँ इस डायपोल के अंदर दो चार्ज हैं, एक -q और एक +q, और दोनों ही पॉइंटेड हैं, दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं। यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्रिएट होगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स क्रिएट होगा उसकी वैल्यू होगी QE, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स क्रिएट होगा उसकी वैल्यू होगी QE, बट डायरेक्शन कहां होगी ये आपको सोचना है। अब डायरेक्शन कहां होगी ये आपको सोचना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये गिवन है, बट इसमें नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज कहां है, नेगेटिव चार्ज क्या है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको गिवन है, बट इसमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज कहां है और नेगेटिव चार्ज कहां है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आपको नहीं पता है तो अब बच्चे सुन लीजिए, लाइन ऑफ फोर्स अगर गिवन है तो जहां इस वेक्टर का टेल है उधर पॉजिटिव होगा और जिधर हेड है उधर नेगेटिव कंसीडर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट लेती हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही होती हैं। इसका मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटेड नहीं है, फील्ड से आपको डिसाइड करना है पॉजिटिव और नेगेटिव की लोकेशन, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज कहां कंसीडर होगा, इस वेक्टर के हेड टेल पर, और नेगेटिव कहां कंसीडर होगा, हेड पर। अब अगर पॉजिटिव चार्ज क्या है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर फोर्स अप्लाई करेगा राइट में, वैल्यू होगी F इज इक्वल टू QE। पॉजिटिव यहां है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स क्रिएट होगा उसकी डायरेक्शन लेफ्ट में होगी, क्योंकि आप देखिए यहां पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, फोर्स होगा QE। क्लियर? अब आप देखिए इस डायपोल पर दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इस डायपोल की लेंथ कितनी है, 12 है। डायपोल लेंथ 12 है और इस डायपोल पर दो फोर्स क्रिएट हुए, F इज इक्वल टू QE एंड F इज इक्वल टू QE, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। ये डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है, थीटा एंगल पर रखा है, क्वेश्चन बोर्ड में डेफिनेट डिसाइड होता है इससे, एज वेल एज अगर आप अदर एग्जाम देते हैं तो उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन क्रिएट होता है इस टॉपिक से। ओके, तो देखिए अब यहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये आपके सामने है। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है जिसके अंदर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो उस कंडीशन में ये डायपोल लेंथ 12 है, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है जिससे दोनों फोर्स 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, यहां पर जो लेंथ आएगी वो लेंथ आएगी 12 sin थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री से आपने इस लेंथ को फाइंड आउट कर लिया 12 sin थीटा। हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमें इंस्ट्रक्ट किया गया है यू हैव टू एवेलुएट द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम करने जा रहे हैं कि इस पर कितना टॉर्क क्रिएट होगा, उसके लिए हम इसमें अपनी नमक मिर्च यूज कर रहे हैं। उसके बाद देन जैसे कि आप किचन में जाओ, किसी प्रोडक्ट को आपने बनाना है, आपसे कह दिया गया, तो सारी चीजें जो इंग्रेडिएंट हैं वो आप असेंबल करोगे एंड आफ्टर दैट उस प्रोडक्ट को आप प्रिपेयर करोगे। यहाँ भी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसको पूरा करने के लिए हम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प ले रहे हैं और प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से उस कॉन्सेप्ट पर आगे जा रहे हैं। क्लियर? प्रीवियस कॉन्सेप्ट है E is equal to F/q, उससे इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स क्रिएट हुआ वो हमने फाइंड आउट कर लिया F is equal to q। डायपोल लेंथ 12 है, फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, पॉजिटिव चार्ज पर राइट में होगी और नेगेटिव चार्ज पर लेफ्ट में होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायपोल लेंथ 12 है, दोनों फोर्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की नीड होती है टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए, वो आपने फाइंड आउट किया 12 sin थीटा, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क का फार्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फार्मूला है। क्लियर? बट यहां तो दो फोर्स दिखाई दे रहे हैं और फार्मूले के अंदर एक फोर्स है, बट यहां पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कौन से फोर्स को मल्टीप्लाई करें। फिजिक्स कंप्लीट डेली लाइफ के साथ चलती है, जो नेचर में हो रहा है नेचुरली वही फिजिक्स में होता है। ओके, अगर आप फिजिक्स को अपनी लाइफ में उतार लेते हो तो फेलियर आपके होने के चांसेस घट जाएंगे। क्लियर? तो यहां देखिए
अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उन दोनों फोर्सेस के एक्ट करने का तरीका देखिए। ये कोई लाइन है, इस लाइन पर एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है F और एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है F। इन दिस कंडीशन आप देखिए इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, एज वेल एज डायरेक्शन डिफरेंट है और एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर आप वेक्टर सम करते हो तो यहां पर वेक्टर सम करने पर नेट फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। इन दोनों का वेक्टर सम करने पर कितना आएगा? नेट फोर्स 0 आएगा और नेट फोर्स 0 आने के साथ साथ इफेक्ट भी 0 हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि एज सच मैथमेटिक्स नहीं, हम प्रैक्टिकल जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे आंसर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप देखिए अब इसी लाइन पर दो फोर्स एक्ट करते हैं, यही फोर्स है, इनकी लोकेशन बता देता हूं। ये देखिए ये F आ गया, उसके बाद ये F आ गया। अब आप देखिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट है कि आप वेक्टर सम करते हो, तो जब वेक्टर सम करते हो आप देखिए ये F है और ये F है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को वेक्टर सम करोगे तो वेक्टर सम करने पर रिजल्ट कितना आ रहा है? 0। रिजल्ट 0 आ रहा है पर इफेक्ट 0 नहीं आ रहा। यहां पर रिजल्ट भी 0 है और फोर्सेस का इफेक्ट भी 0 है। यहां पर रिजल्ट 0 आ रहा है बट इफेक्ट है। अब इफेक्ट है तो वही रिजल्ट 0 हम कैसे माने? हम रिजल्ट 0 नहीं मानेंगे, हम तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल जो होता है उस पर चलते हैं और प्रैक्टिकल थ्योरी हमारे सामने है। अब प्रैक्टिकल थ्योरी हमारे सामने है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आपसे कोई कहता है तो आप जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं उनको गलत तो नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग यहां पर नेट फोर्स 0 आ रहा है बट इफेक्ट 0 नहीं आ रहा। ये दोनों फोर्स मिलके इस लाइन पर कोई रॉड है, जो भी ऑब्जेक्ट है, दोनों मिलकर इसको रोटेट करा लेंगे। अब दोनों मिलकर इसको रोटेट कराएंगे तो इनका मतलब टर्निंग इफेक्ट तो इनका क्रिएटेड है बट नेट फोर्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। क्लियर? तो अब आप आज के बाद ध्यान रखिए, इस वीडियो के बाद आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स एक्ट करते हैं, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, अपोजिट है, इन फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर 0 आता है, इफेक्ट भी 0 आता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर ये दोनों फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ऐसे जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो जाती है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इन दिस कंडीशन इस पेयर ऑफ फोर्स को कपल कहते हैं। इस पेयर ऑफ फोर्स को कपल कहते हैं। अब कपल डेली लाइफ में आइए, कपल आपने देखे होंगे, ठीक है, कई बार न्यूली वेडेड कपल, ठीक। अब कपल का मतलब है हस्बैंड वाइफ को आप कपल कहते हैं। मेल और फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है उसको आप कपल कहते हैं। कपल कब कहलाएगा? जब दोनों साथ में घूम रहे हैं, ठीक है, अगर आपस में डंडे चल रहे हैं तो उस कंडीशन में कपल ब्रेक हो जाएगा, कपल टूट जाएगा। पर कपल कब है? जब दोनों एक दूसरे से एग्री हैं, एक जो चाहता है दूसरा उसको सपोर्ट करता है, दूसरा जो चाहता है पहला उसको सपोर्ट करता है, तो ये कपल कहलाएगा, अदरवाइज ये कपल नहीं कहलाएगा। तो इन दिस कंडीशन जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं और इनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होती है, ऐसे पेयर ऑफ फोर्स को हम कपल कहते हैं। और जब कपल फॉर्म हो जाता है तो दोनों मिलके किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक ही परफॉर्मेंस करते हैं, मींस रोटेशन कराना चाहते हैं, इस पेयर ऑफ फोर्स को हम कपल कहते हैं। और डेली लाइफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसे मेल और फीमेल के पेयर को हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं, जिन दोनों का एम सेम होता है। ओके, अगर दोनों का ज्वाइंट अकाउंट किसी बैंक में है तो कोई सी एक से पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये कपल आपके पेरेंट्स हैं, उस कंडीशन में अगर आप स्कूल लेवल पे या कहीं भी कोई भी एक पहुंच जाएगा तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो कपल अगर क्रिएट होता है उस कंडीशन में किसी एक की प्रेजेंस सफिशिएंट होती है। जस्ट लाइक दैट, अगर यहाँ पर ये फोर्सेस कपल बना रहे हैं, आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम ढूंढ रहे थे फोर्स, बट यहाँ पर दो फोर्स हैं। आप सोच रहे थे कौन से फोर्स को मल्टीप्लाई करें, तो किसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो कपल ऑफ फोर्स है। कपल ऑफ फोर्स का मतलब दोनों का एक है,
दोनों मिलके इसको रोटेट कराना चाह रहे हैं। अब दोनों मिलके रोटेट कराना चाह रहे हैं तो दैट मींस इसको कपल कहते हैं और टॉर्क निकालने के लिए किसी एक का मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होगा। ओके, तो अब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक के मैग्नीट्यूड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो इस पर कितना टॉर्क क्रिएट होगा तो टॉर्क का कांसेप्ट आपको मिल जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं और हम फोर्स यहां से उठाते हैं किसी एक को एंड आफ्टर दैट कि हम मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से तो आपको मिलता है टॉर्क का कांसेप्ट, टॉर्क का फार्मूला। सिर्फ फार्मूला नहीं रटना है, इतनी सारी जो चीजें दी हैं मैंने बातें की हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं फार्मूले से, तब आपको पेपर समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो उलझ जाओगे। टॉर्क इज इक्वल टू QE इनटू 2L sin थीटा। जिस लाइन के साथ ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, उस लाइन से मल्टीप्लाई किया QE इनटू 2L sin थीटा, दैट इज टॉर्क 2QM इनटू E sin थीटा। ये 2QL क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा और टॉर्क यहां पर आ चुका है PE sin थीटा। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल दैट इज इक्वल टू PE sin थीटा। P है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और E है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड है एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ओके बच्चों, ये फार्मूला आपके पास आ चुका है P sin थीटा। क्लियर? अब आप देखिए, अब ये टॉर्क, ये डायपोल बाय द वे इस पोजीशन में है, इस पोजीशन से आप इस पोजीशन में ले आए। जब इस पोजीशन में ले आए तो एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से 0। आपने इसको उल्टा पलट दिया तो थीटा कितना हो जाएगा 180। तो यहां पर इफ थीटा इज 0 और थीटा इज 180 तो थीटा अगर इसका 0 है या फिर थीटा 180 है, इस फार्मूले में जब पुट करेंगे टॉर्क 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि आप देख लीजिए sin 0 की वैल्यू 0 होती है और sin 180 की वैल्यू भी 0 होती है। मैथमेटिकली आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है कि टॉर्क 0 होगा, बट मैथमेटिक्स पर डिपेंड नहीं रहना है, फिजिकली भी फिजिक्स को आपने सोचना। अब अगर इस डायपोल की लोकेशन आ जाती है पैरेलल टू द फील्ड, तो जब पैरेलल हो जाएगी तो उस कंडीशन में आप देखिए ये दोनों फोर्सेस इस कंडीशन में आ जाएंगे। अब ये दोनों फोर्सेस इस कंडीशन में आ जाएंगे तो फिजिकली देखो ये QE और ये QE, मैंने आपसे कहा कि जब दो फोर्स एक ही लाइन एक्शन बना लेते हैं, एक ही लाइन एक्शन बना लेते हैं, इन दिस कंडीशन ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट कैंसिल करते हैं और इस पेयर ऑफ फोर्स से कपल नहीं बनता है। डंडे चल रहे हैं, कपल टूट जाएगा। तो अब आप देखिए यहां पर ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन सेम कर लेते हैं। जब दोनों लाइन ऑफ एक्शन सेम कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं और इनका कपल नहीं बन पाएगा। जब कपल नहीं बन पाएगा, दोनों फोर्स एग्जैक्ट कैंसिल कर देंगे, इनका इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। जब इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डायपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इन दिस कंडीशन इसमें नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क दोनों ही 0 होंगे। नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क दोनों ही 0 होते हैं। क्लियर? यहां देखिए ये पेयर जो है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ गया तो ये कैंसिल कर देता है और इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। क्लियर? तो यहां पर नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क 0 हो जाएगा। मैथमेटिकल अप्रोच आपकी बता रही है कि यहां पर sin 90 और sin 180 और sin 0 दोनों रिजल्ट 0 देते हैं। टॉर्क इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? फिजिकली जरूर सोचना है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड नहीं बढ़ना आगे। क्लियर? आफ्टर दैट अगर ये इस पोजीशन में है, जिस पोजीशन में इस समय रखा हुआ, तो आप देखिए ये QE और QE का अगर आप वेक्टर सम करते हो तो वेक्टर सम 0 आएगा, बट इफेक्ट है। ठीक है, इफेक्ट है। इस इफेक्ट की वजह से इस डायपोल पर टॉर्क क्रिएट हो रहा है और टॉर्क की वैल्यू कितनी है P sin थीटा। अब कहीं पर एक्सर्शन रीजन आता है या फिर ऑब्जेक्टिव आता है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड at an angle of theta from the direction of the field. It experienced only torque, no net force. It experienced net force as well as torque both. Clear? तो अब आप देखिए कैसे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, एक्सर्शन रीजन भी क्रिएट हो सकता है।
क्लियर? बट करेक्ट आंसर क्या है वो आप दोबारा सुनिए। व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इट एक्सपीरियंस्ड ओनली टॉर्क, नो नेट फोर्स। यहां पर नेट फोर्स जीरो होगा बट टॉर्क इस पर एक्सर्ट करेगा, इस टॉर्क की वैल्यू आएगी P sin थीटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टेंट रीजन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोई भी रीजनिंग हो सकती है, क्लियर? जिसके अकॉर्डिंग व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, in this condition it experienced no torque, no net force, it experienced no torque, no net force। इस कंडीशन में आप देखिए जब ये फील्ड के पैरेलल है ना तो इस पर टॉर्क है और ना ही नेट फोर्स है, क्लियर? 12th की जो क्वेश्चनिंग है वो यहीं से होनी है। 12th लेवल आपका इस पर कंप्लीट होता है एंड आफ्टर दैट बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल आता है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ओके? बट उससे पहले थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करते हैं फॉर नीट एज वेल एज फॉर जेई, स्पेशली फॉर द नीट, क्लियर? और ये जेई में भी डिस्कस हो सकता है। उसके लिए आप देखिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हम चेंज करके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले आते हैं तो आप देखिए इन दोनों पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफर हो जाएगी। जब इन दोनों पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफर हो जाएगी तो उस कंडीशन में इन दोनों चार्जेस पर फोर्सेस डिफर हो जाएंगे। जब दोनों चार्जेस पर फोर्सेस डिफर हो जाएंगे तो इसका मतलब जिस पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल है उस पोजीशन में इस पर नेट फोर्स क्रिएट हो जाएगा। नेट फोर्स क्रिएट होने के साथ साथ इसके अंदर रोटेशन भी होगा तो टॉर्क भी होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्रिएट होती है दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, then it experienced net force as well as torque both। ये रोटेशन लेगा और एक तरफ शिफ्ट भी होगा। नेट फोर्स है तो रोटेशन तो लेगा, रोटेशन लेते हुए जिधर नेट फोर्स होगा उस डायरेक्शन में इसकी शिफ्टिंग भी होगी, क्लियर? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड आफ्टर दैट व्हेन द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड, दोबारा सुनिए, when electric dipole is placed in the non-uniform electric field parallel to the field। अब ये फील्ड के पैरेलल आ चुका है बट नॉन-यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस कंडीशन में आप देखिए ये दोनों फोर्स एक ही लाइन पर आ चुके हैं। जब दोनों फोर्स एक ही लाइन पर आ चुके हैं उस कंडीशन में एंगल 0 या 180 हो चुका है, ठीक है? टॉर्क 0। अब दोनों फोर्सेस की वैल्यू डिफर कर जाएगी क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर नेट फोर्स तो होगा बट टॉर्क 0 होगा, क्लियर? तो अब व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड देन इट एक्सपीरियंस्ड ओनली नेट फोर्स, नो टॉर्क। सिर्फ नेट फोर्स होगा, टॉर्क नहीं होगा। ये फील्ड के अंदर एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा बट रोटेशन नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, रोटेशन होता है इसका। रोटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का कब होता है? जब फोर्स टर्निंग इफेक्ट बनाता है। जब फोर्स टर्निंग इफेक्ट बनाता है इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहते हैं। और इसका फार्मूला आपके सामने आ चुका है, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा, ठीक है बच्चों? तो अब आप देखिए इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल का बिल्कुल क्लियर है। इससे ज्यादा आपको किसी किताब को उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें इतना पढ़ लेते हो ये सफिशिएंट है बोर्ड के लिए, इससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, उसके बाद देन इसको आप क्लियर कर लीजिए, बस इतना ये सफिशिएंट है। आफ्टर दैट इस पर एक न्यूमेरिकल क्रिएट होता है जिसमें सीधे सीधे लैंग्वेज होगी। चलिए इस न्यूमेरिकल को भी मैं आपके सामने बोल देता हूं और जहां पर आप गलती करते हैं वो गलती आपकी सॉर्ट आउट कर देता हूं। जब ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म में आता है, सिर्फ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ वैल्यूज गिवन है और आपको अप्लाई करनी है, बट अप्लाई करने में ही आप गलती करते हो। पहले ही एडवांस में कह रहा हूं आप गलती करते हो, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूं दैट इज फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट आप कहां गलती करोगे वो गलती मैं आपको यहां इसी वीडियो में बता दे रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल
formed by the two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb, separated by the distance of 6 micrometer. Separated by the distance of 6 micrometer. Dipole is formed by the two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb. Separation है 6 micrometer. Placed in the electric field of intensity 100 Newton per coulomb at an angle of 30 degree. At an angle of 30 degree from the direction of field. At an angle of 30 degree from the direction of the field. ठीक, मन से मैंने डिजिट आपके सामने बोल दिए और एक क्वेश्चन तैयार हो गया जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक डायपोल formed by the two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb separated by the distance 6 micrometer is placed in the electric field of intensity 100 Newton per coulomb at an angle of 30 degree from the direction of the field. Find the torque experienced by the dipole. Find the torque experienced by the dipole. आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने। अब आप ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है Pe sin थीटा। फॉर्मूला Pe sin थीटा। अब जो बच्चे थोड़े से एवरेज होते हैं, थोड़ा शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, ऊपर की चीजें नीचे की चीजें सब छोड़ के सिर्फ फॉर्मूला रटते हैं। अब सिर्फ फॉर्मूला रटते हैं तो उसके बाद देन अब प्रॉब्लम में फंस जाओगे। फॉर्मूले में है P sin थीटा। अब P है डायपोल मोमेंट। अब वो डायपोल मोमेंट ही नहीं सोच पा रहे, जबकि डायपोल मोमेंट की स्टेटमेंट जो आप पढ़ के आए वो डायपोल मोमेंट की जो स्टेटमेंट है वो आप भूल गए। उसके बाद देन आपको टॉर्क का फॉर्मूला याद है P sin थीटा, और जो आपको वेरिएबल्स गिवन है उन वेरिएबल्स की हेल्प से टॉर्क निकालने चले। अब इसमें कहीं P गिवन नहीं है, वो इतने से ही परेशान हो जाएंगे कि भाई P तो गिवन नहीं है, E गिवन है, हम कैसे फाइंड आउट करें टॉर्क। ठीक, तो अब एवरेज बच्चे की प्रॉब्लम होती है कि वो काफी चीजें छोड़ना चाहता है। मैंने आपसे कहा किताब मत पढ़िए, सिर्फ आप इस वीडियो को देखिए। इस लेक्चर से आपका इसका क्वेश्चन 100% करेक्ट जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। क्लियर? तो अब आप देखें यहाँ पर क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए। P को लिखिए 2L³ into E sin थीटा। अब जहां पर आप गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं, आप हमेशा गलती करते हो जब इस फार्मूले के अंदर डायपोल लेंथ पुट करते हो तो डायपोल लेंथ में आप L पुट कर देते हो। ये जो मैंने आपको 6 माइक्रोमीटर बोला है, इस 6 माइक्रोमीटर को आप L की जगह पुट करोगे तो आपका आंसर हमेशा डबल आएगा। क्या करना है, डायपोल लेंथ क्या होती है 2L होती है, तो 6 माइक्रोमीटर से रिप्लेस होगा 2L। क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया, इसको आपको एग्जाम तक इसको रोक के रखना है कि डायपोल लेंथ गिवन होने का मतलब फार्मूले में आपको 2L गिवन है, L नहीं गिवन है। अलर्ट मोड में रहने के बाद आप क्वेश्चंस को करेंगे फिर इसके। तो आप देखिए टॉर्क 2L गिवन है 6 into 10 to the power -6, चार्ज 2 माइक्रोकूलम है -6, E 100 है और साइन 30 है। टॉर्क इज इक्वल टू 6 to 100 10 पावर -12 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 जो यहाँ कैंसिल आउट होता है। क्लियर? अब आप देखिए 600 into 10 to the power -12 या फिर 6 into 10 to the power -10, 6 into 10 to the power -10। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? अब टॉर्क की यूनिट जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो वही यूनिट होगी। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप टॉर्क पढ़ रहे हो तो यूनिट नहीं बदल जाएगी, और आप 11th में जो आप पढ़ के आए मैकेनिक्स में यूनिट होगी न्यूटन मीटर, और टॉर्क डी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, तो अब आप देखिए हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद देन इलेक्ट्रिक डायपोल फोर्स के साथ मैंने इसको लिंक किया, और लिंक करने के बाद ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इतना पढ़िए, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चे, थैंक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो।